Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Powered by Swaraj Tractors. नया स्वराज मेरा स्वराज. Co-powered by मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tyre, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जातीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में लोग अपनी गाड़ी पर अपनी जाति का स्टिकर नहीं लगा पाएंगे और अगर उन्होंने लगाया तो फिर उनका चालान होगा। FIR और चार्जशीट में शामिल व्यक्तियों की जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा और जाति पर आधारित राजनीतिक रैलियों पर भी अब यूपी में रोक लगा दी गई है। बहुत सारे लोगों को आज हमारी ये खबर एक फ्लॉप शो लगेगी, क्योंकि हमारे देश में जाति व्यवस्था को तोड़ना लगभग असंभव माना जाता है। आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक, नौकरी से लेकर शादी तक और दोस्ती तक हर जगह जाति का प्रमाण पत्र चलता है। यहाँ तक कि चुनाव में भी जातियों के समीकरण के आधार पर टिकट बांटे जाते हैं। याद कीजिए, वर्ष 1975 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था शोले। आपने जरूर देखी होगी, लेकिन उस फिल्म में आपको ना तो जय और वीरू की जाति पता थी और ना ही आपको यह पता था कि बसंती का पूरा नाम क्या है। क्या आज भी भारत में एक जाति मुक्त समाज संभव है? आज हम इसी सवाल को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद हम असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की भावुक विदाई का विश्लेषण करेंगे। जुबीन गर्ग की अंतिम विदाई में शामिल विशाल भीड़ को आज जब आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जुबीन ने पैसा नहीं बल्कि सिर्फ प्यार कमाया, और यह प्यार आज उमड़ कर उनके आसपास आ रहा था। बॉलीवुड की चमक दमक और पैसा भी जुबीन को मुंबई में रोक नहीं पाया, क्योंकि जुबीन एक बहुत ही सरल व्यक्ति थे और हमेशा अपने लोगों के साथ रहना चाहते थे, और इसीलिए वो मुंबई छोड़कर गुवाहाटी आ गए, वापस अपने शहर अपने लोगों के बीच आ गए। जुबीन ने पहले अपने संगीत से और आज अपनी इस विदाई से नॉर्थ ईस्ट और भारत के लोगों को एक साथ जोड़ा है। अक्सर हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट यहाँ से बहुत दूर है, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, लेकिन यह गलत है। और आज का हमारा जो विश्लेषण है, जुबीन को आज जो हम विदाई दे रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, असम के हमारे जो दर्शक हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में रहने वाले हमारे जो दर्शक हैं, आज इस शोक की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। और आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत की जनता ने डेड इकोनॉमी बताने वालों को एक करारा जवाब दिया है। GST घटने के पहले ही दिन 50,000 से ज्यादा कारों की बिक्री हुई और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। अब तक जो लोग सिर्फ गाड़ी लेने का सपना देख रहे थे, आज उन लोगों के हाथ में नई कार की चाबी है। यह सिर्फ गाड़ियों की बिक्री नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कनों की आवाज है, जो बताती है कि भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है, बल्कि वो बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही है। लेकिन आज का जो हमारा पहला विश्लेषण है, उसे हम कुछ सवालों के साथ शुरू करेंगे। क्या आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे आपका पूरा नाम पूछते हैं? जब आप अपना केवल पहला नाम उनको बताते हैं तो क्या फिर से वो आपका पूरा नाम पूछते हैं? आपके साथ ये होता होगा कि आपने अपना पहला नाम बताया और फिर सामने वाला पूछता है आपका पूरा नाम क्या है, और जैसे ही आप अपना सरनेम बताते हैं यानी पूरा नाम बताते हैं तो सामने वाले लोगों को आपकी जाति का पता चलता है और फिर आपकी जाति के व्यवहार से, आपकी जाति के हिसाब से उनका व्यवहार बदल जाता है। वो आपकी जाति के हिसाब से आपको आंकते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति होंगे। आज ये जो जाति है हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। जिस दिन आप जन्म लेते हैं उसी दिन से ये जाति आपके साथ चिपक जाती है। आपके नाम के साथ
हमेशा के लिए चिपक जाती है और फिर जगह जगह पूरे जीवन आपको अपना ये जाति प्रमाण पत्र दिखाना होता है, इसी जाति के साथ रहना होता है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह एडमिशन में आपकी जाति पूछी जाती है। जातियों के मुताबिक दोस्त बनाए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप तय होते हैं और फिर जब आप नौकरी करने जाते हैं तब भी जाति का प्रमाण पत्र चलता है। शादी भी आपकी जाति के आधार पर ही होती है और पूरा जीवन जाति के साथ बिताने के बाद जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका अंतिम संस्कार किन रीति रिवाजों के साथ होगा, ये भी आपकी जाति पर निर्भर करता है। तो आज कुछ तस्वीरें हमने आपके लिए बनाई हैं। जाति है कि जाति नहीं, चाहे वो स्कूल है, आपका गांव है, गांव में कौन व्यक्ति कहां बैठेगा, कौन परिवार कहां से पानी पिएगा, समाज में किस परिवार के बच्चों की क्या स्थिति होगी, कौन सा बच्चा किस जाति के लोगों के साथ, किस वर्ग के लोगों के साथ खेलेगा। दफ्तर में ये देखिए, दफ्तर की तस्वीर, यहां भी जातियां हैं। अस्पताल में भी जाति चलती है और चुनाव में भी जाति चलती है और आखिर में जब आपकी मृत्यु होती है तो वहां भी जातियां ही चलती हैं। स्कूल के क्लासरूम में भी जाति चलती है। तो सोचिए, ये एक ऐसी जाति है जो जन्म लेते ही आपके साथ चिपक जाती है और जब तक आपकी मृत्यु होती है तब तक ये जाति जाति नहीं। और अब तो जाति के आधार पर आपका वोट भी तय किया जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में जाति की जड़ें कितनी गहरी हैं। जाति एक प्रकार से आपके डीएनए जैसी बन चुकी है, आपकी पहचान बन चुकी है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं। उत्तर प्रदेश, जो हमेशा से जातीय समीकरण की एक प्रयोगशाला रहा है, अब यूपी में जाति पर आधारित राजनीति को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में जाति पर आधारित राजनीतिक रैलियों और जाति पर आधारित दूसरे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। अब एफआईआर, अरेस्ट और चार्जशीट जैसे दस्तावेजों में पुलिस किसी भी व्यक्ति की जाति का जिक्र नहीं करेगी। इन दस्तावेजों में जाति के बजाय अब आरोपी की पहचान के लिए उसके पिता का नाम लिखा जाएगा और पिता के साथ साथ मां का नाम भी लिखा जाएगा। सरकारी दस्तावेजों में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। गाड़ियों पर जाति का स्टिकर लगाकर घूमने वाले लोगों का चालान किया जाएगा। अब आप यूपी में अपनी गाड़ी पर अपनी जाति नहीं लिख सकते, अपनी गाड़ी पर अपनी जाति का स्टिकर नहीं लगा सकते। अगर लगाया तो आपका चालान होगा। आपने कई बार, हर रोज आप देखते होंगे गाड़ियों पर किसी विशेष जाति का नाम या किसी जाति से जुड़े स्लोगन लिखकर लोग चलाते हैं। अब ऐसी गाड़ियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों से जाति पर आधारित बोर्ड या बैनर भी हटा दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर जाति का प्रचार या आलोचना करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन एक अपवाद अभी भी रहेगा। एससी और एसटी एक्ट के मामलों में जाति लिखने की छूट रहेगी और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने इस आदेश को लागू किया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि थानों के नोटिस बोर्ड पर अभियुक्तों के नाम के साथ उनकी जाति का उल्लेख ना किया जाए। बरामदगी पंचनामा, गिरफ्तारी मेमो या व्यक्तिगत तलाशी मेमो आदि में भी अभियुक्तों की जाति का उल्लेख नहीं किया जाए और वाहनों, सार्वजनिक स्थानों पर जाति के नाम अथवा जाति को महिमा मंडित करने संबंधी स्लोगन या स्टिकर आदि लगाकर चलने वाले वाहनों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत चालान किया जाए। तो ये आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में की सरकार ने ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आदेश को जारी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ लोगों को शराब तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। ये देखिए, ये हुआ कैसे। कुछ लोगों को शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया पुलिस ने। इसके बाद एक आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की। जमानत पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने जो एफआईआर और दूसरे कागजात पेश किए उसमें हर आरोपी के नाम के साथ उसकी जाति भी लिखी हुई थी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा
कि समाज में जातिगत महिमा मंडन बंद होना चाहिए और इसके लिए कुछ जरूरी निर्देश उन्होंने जारी कर दिए कि अब से जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ याद दिलाता हूं। आज से 50 साल पहले वर्ष 1975 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम है शोले। आप में से ज्यादातर लोगों ने शोले फिल्म जरूर देखी होगी। शोले फिल्म के जो किरदार थे वो आपको आज भी याद होंगे। आपको जय याद होगा, वीरू याद होगा और बसंती भी याद होगी। शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी से पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? और बसंती ने भी सिर्फ अपना नाम बताया था, अपनी जाति नहीं बताई थी। तब जय ने बसंती से यह नहीं कहा था कि अपना पूरा नाम बताइए। तब जय ने यह कोशिश नहीं की थी जानने की कि बसंती किस जाति की है। इस फिल्म में आपको याद होगा, जय और वीरू का भी पूरा नाम आपको नहीं बताया गया था। जय और वीरू की क्या जाति है यह किसी भी दर्शक को नहीं पता, लेकिन किसी भी दर्शक ने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि जय की जाति क्या है, वीरू की जाति क्या है या बसंती की जाति क्या है। बसंती सिर्फ अपना नाम बसंती बताती है, जय अपना नाम जय और वीरू अपने आप को सिर्फ वीरू कहता है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी प्रकार का जाति रहित समाज आज 50 साल बाद भी हमारे देश में संभव है? ये जो सारे इंसान आपको नजर आ रहे हैं, इस देश के नागरिक और लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये सिर्फ आपको इंसान नजर आते हैं या इनमें हर इंसान के साथ, हर शरीर के साथ आपको एक जाति भी नजर आ रही है? भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं, सब बराबर हैं। लेकिन जैसे ही इन लोगों पर, इनके पीठ पर आप इनकी जाति लगाते हैं तो वो बराबरी का दर्जा समाप्त हो जाता है। और इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी जाति का जिक्र नहीं लिखा है, नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में यह लिखा था कि जाति का अंत होना चाहिए, वरना लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि पिछले 78 वर्षों में जाति की राजनीति ही लोकतंत्र में चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। ये जो जातीय समीकरण है, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है चुनाव जीतने का। और लोकतंत्र में सरकार उसी की बनती है जो चुनाव जीतता है। और चुनाव कैसे जीतते हैं? चुनाव जीतते हैं जाति की समीकरण के आधार पर। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले से अब राज्य की राजनीति में एक सकारात्मक शुरुआत हो सकती है। होगी या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन होनी चाहिए। गाड़ियों, राजनीतिक रैलियों, बड़े बड़े बैनरों पर जाति दिखाने का प्रचलन अब कम होगा और जाति वाली राजनीति को एक झटका लगना चाहिए। जातीय भेदभाव और महिमा मंडन पर रोक लगेगी तो समाज में समानता और भाईचारा बढ़ेगा। जातीय हिंसा और जाति के नाम पर होने वाले झगड़ों में कमी भी आ सकती है। आम लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि उनकी पहचान उनकी जाति से नहीं बल्कि उनकी व्यक्तिगत योग्यता से है। उनके सरनेम से उनकी पहचान नहीं है, वो क्या करते हैं इससे उनकी पहचान है। उनके कर्मों से उनकी पहचान होगी, उनकी सफलताओं से उनकी पहचान होगी, ना कि किस जाति में पैदा हुए हैं इससे उनकी पहचान होगी। और सरकारी कामकाज में जाति के नाम पर भेदभाव अब कम होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब उस राज्य में जाति की राजनीति करने वाले नेता अचानक से परेशान हो गए हैं और इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि अब जाति के फैसले पर किस तरह की एक नई राजनीति शुरू हो रही है। ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं, उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा
क्या जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। मैं हाईकोर्ट के इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस क्रम में आदेश जारी किया है वो उसका भी स्वागत करता हूं। ये आदेश, ये कार्य पद्धति समाज को आगे ले जाने वाली है और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम सबको केवल आर्थिक विकास की ही चिंता नहीं है, हमको ये भी देखना है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव समाज में ना बचे। जो हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, जैसे कि पुलिस के रिकॉर्ड में जाति वाला कॉलम भी, यानी किसी गवाह की बात हो रही है, वादी की, तो जगह जगह पे जाति का कॉलम बना हुआ है। उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको होना नहीं चाहिए और ये स्वागत योग्य है कि उसको हटाया जाए। हाँ, कुछ जगहों पे आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको प्रताड़ित करने वाला, उसके साथ मारपीट करने वाला व्यक्ति अगर वो उसी की जाति का है तो अलग धारा बनती है और अगर वो किसी और जाति का है तो अलग धारा बनती है। ऐसे स्थानों को, ऐसे मुकदमों को छोड़ करके ये बहुत ही स्वागत योग्य है कि जाति का उल्लेख अब पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा अखिलेश यादव अगर पीडीए शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक समीकरण है जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक शामिल है, इसीलिए इसका नाम है पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसी प्रकार से आपने एक और समीकरण के बारे में बात की, सुना होगा, जो है जिसको बोलते हैं MY समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव का समीकरण। और हमारे देश में अलग अलग जो वोट बैंक हैं वो जाति के आधार पर बन चुके हैं और अब हर वोट बैंक की एक वेटेज है, हर जाति की एक वेटेज है। उस जाति के पास कितने वोट हैं इसके हिसाब से उसका महत्व तय होता है। लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा शासन होता है जिसमें लोगों को गिना जाता है, उन्हें तोला नहीं जाता। लेकिन पिछले 78 वर्षों में ज्यादातर समय पर हमारे देश के मतदाताओं को गिनने की बजाय उन्हें जातियों में तोलने की राजनीति होती है। किसका कितना वजन है चुनाव में, ये इस बात पर तय होता है कि किस जाति के पास कितने वोट हैं, उस राज्य में, उस क्षेत्र में किस जाति के कितने वोट हैं, उसके हिसाब से उसका वेटेज है। यानी आज भी लोगों को तोला जाता है और यह देखा जाता है कि किस जाति की कितनी ताकत है। आज नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमेशा इस बात का हिसाब लगाते हैं कि कौन सी जाति के लोग उन्हें वोट देने वाले हैं, उनके वोटर किस जाति के हैं, ओबीसी किसके साथ है, पिछड़ा किसके साथ है, दलित का पलड़ा किसके पक्ष में है, ऊंची जाति का वोट किसके पास है। और इसीलिए ये सब छोटे छोटे वोट बैंक बन चुके हैं। हालांकि वोट बैंक की राजनीति केवल जाति तक सीमित नहीं रही। चुनाव जीतने के लिए अलग अलग प्रकार के समीकरणों की खोज हमारे देश के नेताओं ने की है। जैसे जाति का समीकरण है, धर्म का समीकरण है, क्षेत्र का समीकरण है, भाषा का समीकरण है। देश के हर राज्य में जो आप क्षेत्रीय पार्टियां देखते हैं, ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये अलग अलग समीकरण चुनाव जीतने का एक शॉर्टकट बन गया है, ये उनकी पहचान बन गई है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे देश की ज्यादातर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी पहचान किसी न किसी जाति के साथ है। राजनीतिक सफलता के लिए इन सभी समीकरणों में सबसे सुपरहिट जो समीकरण है वो है जाति का समीकरण। और इसीलिए हमारे देश में इतनी सारी पार्टियां हैं जो किसी न किसी जाति पर आधारित है। वर्ष 1950 से 1970 के दशक तक राष्ट्रीय राजनीति में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समीकरण बनाकर राजनीति की गई। फिर 1974 में जब जेपी आंदोलन हुआ तो उस दौरान पिछड़ी जातियों के कई नेता चर्चा में आए और पिछड़ी जाति के नेता राजनीति में प्रवेश कर गए। 1990 के दशक में जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दी गई तो भारत में जाति की राजनीति पहले से भी कहीं ज्यादा तेज हो गई। पिछले महीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जाति पहले एक व्यवस्था थी लेकिन अब ये एक अव्यवस्था बन चुकी है। जातिवाद तो रुकावट है, किसी भी बात का वाद होता है तो वो रुकावट ही बनता है किसी भी बात में। ये जो जाति और वर्ण नाम की चीज है वो कभी व्यवस्था थी, आज वो व्यवस्था है नहीं, वो अव्यवस्था बन गई है। और जाति और वर्ण व्यवस्था के नाम पर जाति और वर्णों के अभिमान अपना खेल खेल रहे हैं। वास्तव में एक काल सुसंगत नई व्यवस्था
नया रूप लेकर कोई आनी चाहिए जो शोषण मुक्त और समता युक्त रहे। इसकी आवश्यकता है। तो जो आउट ऑफ डेट है, कालबाह्य है, वो जाने वाला है, उसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक से जाए, जाते जाते उपद्रव न करे, ये देखना है। व्यवस्था तो है नहीं, हमारे मन में वो अहंकार है, मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस जाति का हूं, और न्यूनगंड भी है, अरे अरे मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस जाति का हूं। ये अहंकार समाप्त होना चाहिए, तो वो न्यूनगंड भी समाप्त होगा। पुराने जमाने में हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, और ये वर्ण व्यवस्था काम के आधार पर बनी थी, कर्म के आधार पर बनी थी। जो जैसा काम करता था उसको उस जाति या उस वर्ण में जगह मिलती थी। लेकिन अब हमारे समाज की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन अभी भी जाति के नाम पर हम उसी पुरानी व्यवस्था को चलाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जाति को नई तरीके से परिभाषित किया है, जिसे आज आप सबको सुनना चाहिए। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। और ये चारों जाति जब सशक्त होगी तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी। जब ये सशक्त होंगे तो पूरा देश सशक्त होगा। तो आज के ज़माने में अगर आप देखें तो जो विकास है वो कोई जाति देखता नहीं है। विकास जाति के नाम पर नहीं होता। बिजली जाति नहीं देखकर आती, सड़क, पानी ये जातियां नहीं देखते, यहाँ तक कि मौसम जातियां नहीं देखता। आजकल इतने सारे क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है, मौसम इतना ख़राब है, क्या ये बाढ़ जाति देखती है कि किस जाति के घर में जाना है पानी और किसके घर में नहीं जाना है, कहाँ पर तबाही होनी है, कहाँ पर तबाही नहीं होनी है। आजकल सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं। क्या पैसा जाति देखता है? बिल्कुल नहीं, पैसा भी जाति नहीं देखता। लेकिन तो भी आज भी हमारे देश में जो रिश्ते हैं वो जातियां देखते हैं। शादी करने के समय जातियां देखी जाती हैं, दोस्ती करने के समय लोग दूसरे की जाति देखना चाहते हैं। किस व्यक्ति को कितना महत्व देना है, कितना सम्मान देना है, ये जाति देखकर आज भी हमारे देश में तय होता है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं हमारे देश के नेता और राजनीतिक पार्टियां, जो आज भी 2025 में, इस आधुनिक युग में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, ऐसे युग में भी हमारे देश के नेता और पार्टियां जाति के नाम पर राजनीति करती हैं, जाति के नाम पर टिकटें बांटी जाती हैं, और जाति के नाम पर ही मंत्रिमंडल में भी किसे जगह मिलेगी किसे नहीं, उसके बारे में तय होता है। जातियों पर राजनीति करने वाली ये तमाम पार्टियां कभी भी गवर्नेंस की बात क्यों नहीं करती, प्रशासन की बात क्यों नहीं करती, ये पार्टियां बेहतर शासन और सिस्टम की बात क्यों नहीं करती? ये सिर्फ एक जाति विशेष को खुश करने की बात ही करती हैं, ताकि उस जाति के लोग इस पार्टी को वोट दें, दूसरी जाति के लोग दूसरी पार्टी को वोट देंगे। जबकि सरकार जो होती है किसी भी लोकतांत्रिक देश में, हमारे देश जैसे देश में जो संविधान से चलता है, यहाँ पर चुनी हुई सरकार किसी एक जाति की नहीं होती, किसी एक वर्ग की नहीं होती, बल्कि जनता की होती है। इस देश के हर नागरिक की सरकार है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वर्ग का है, वो सरकार सबकी होती है। जाति की राजनीति की वजह से हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है। राजनीति में लगातार परिवारवाद बढ़ता चला गया। आज आप देखिए, जाति के नाम पर उन जातियों के ब्रांड एम्बेसडर बनकर कुछ मुट्ठी भर जो परिवार हैं वो उस जाति की राजनीति करते चले जा रहे हैं, और उस जाति के नाम पर भी जो राजनीति होती है तो उस परिवार के बच्चे ही सामने आते हैं। उसी जाति के जो बाकी के आम जनता है, उनका बच्चा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, उसी परिवार का बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा।
पार्टी में किसी विशेष जाति के लोगों का वर्चस्व हमेशा रहता है जो इस प्रकार की पार्टी होती है। एक ही जाति के लोगों को महत्व दिया जाता है। जब जाति की राजनीति करने वाली पार्टी सत्ता में आती है तो वो अक्सर ऐसे काम करती है जिसे लेकर उन पर आरोप लगते हैं कि वो केवल उसी जाति के लोगों के लिए काम कर रही है, उन्हीं को नौकरियां दे रही है, उन्हीं को फायदा दे रही है जिस जाति की वो पार्टी मानी जाती है। सबसे बड़ा असर किसी राज्य और देश के विकास पर होता है। आज हमारे देश में जाति की राजनीति नहीं, जीएसटी की राजनीति होनी चाहिए। आज हमारे देश में जाति की राजनीति नहीं, जनधन खाते की राजनीति होनी चाहिए, उज्ज्वला योजना पर राजनीति होनी चाहिए। अगर किसी पार्टी के पास उज्ज्वला योजना से बेहतर योजना है तो वो उसे बताना चाहिए। आज हमारे देश में जाति की राजनीति नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकसित भारत के एजेंडा पर राजनीति होनी चाहिए। आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की वो कॉपी लेकर आया हूं जिसमें लिखा है कि अगर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति को खत्म करना राष्ट्रीय एजेंडा होना चाहिए। और वो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है कि अगर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनना है तो फिर इन जातियों को खत्म करना पड़ेगा। आज हम सारे नेताओं को और सभी राजनीतिक पार्टियों को, खास तौर पर ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो जाति के नाम पर राजनीति करती हैं, जिनकी पहचान ही जाति के नाम पर, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी किसी एक खास जाति की पार्टी है। अगर आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी, वो भी जाति के नाम पर राजनीति करती है। अगर बिहार में जाएंगे आरजेडी, वो भी एक खास जाति के नाम पर राजनीति करती है। दूसरे क्षेत्रीय दलों को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी किसी एक जाति या किसी एक वर्ग के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन ये सारी पार्टियां जिस दिन सिर्फ प्रशासन, विकास और गवर्नेंस के नाम पर लोगों से वादे करने शुरू करेंगी, उस दिन सबका समान विकास होगा, चाहे आपकी जाति कोई भी हो और आपको जाति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज इन सबको एक चुनौती देना चाहते हैं और चुनौती ये है कि क्या आज की राजनीतिक पार्टियां बिना जाति के राजनीति कर सकती हैं? क्या है इतनी हिम्मत? क्या आज भारत की राजनीतिक पार्टियां भारत को जाति मुक्त राष्ट्र बना सकती हैं? क्या हमारे देश में एक भी ऐसा नेता है जो आज आकर ये कह दे कि अब हम जाति के आधार पर कभी वोट नहीं मांगेंगे, जाति के आधार पर कोई रैलियां नहीं करेंगे, जाति के आधार पर टिकटें नहीं बांटेंगे, जाति के आधार पर मंत्रिमंडल में नाकाबिल लोगों को जगह नहीं देंगे? अगर उसके बाद भी वो चुनाव जीत जाते हैं तो फिर ये बड़ी बात है। लेकिन इसमें सिर्फ नेताओं को और राजनीतिक पार्टियों का ही रोल अहम नहीं है, इसमें आपका रोल भी बहुत अहम है। और कहीं ऐसा ना हो कि कोई पार्टी जातिगत राजनीति को छोड़ दे और आप उसे चुनाव में हरा दें, तो फिर ये जाति व्यवस्था कभी हमारे देश से जाएगी नहीं। अब जाति के बाद बात करते हैं असम के उस सुपरस्टार की जिसने जाति और धर्म की सभी दीवारों को गिरा दिया। यहां आपको जाति का नामो निशान दिखाई नहीं देगा। आज की ये शाम थोड़ी सी उदास है, थोड़ी भारी है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं असम के उस सितारे की, उस सुपरस्टार की जो हमेशा के लिए अस्त हो गया। मैं बात कर रहा हूं जुबीन गर्ग की। वो जुबीन गर्ग जिनकी आवाज ने लाखों दिलों को छुआ, जिनके गाने आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं, चाहे हमारी जाति कुछ भी है, हमारा राज्य कुछ भी है। लेकिन आज यानी 23 सितंबर 2025 को गुवाहाटी में 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए उनकी अंतिम विदाई के लिए। और उनकी आखिरी विदाई देखकर आज आप चाहे अपने घरों में बैठे हैं या कहीं भी हमें देख रहे हैं, आपकी आंखें भी जरूर नम हो जाएंगी। जरा भीड़ देखिए, असम की सड़कों पर लाखों लोग अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपने इस हीरो को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए आए हैं। यह कोई राजनीति की रैली नहीं है, ये एक भीड़ किराए की भीड़ नहीं है, दिल का रिश्ता है। महसूस करते हैं, दिल से दुखी हैं इस कलाकार के लिए। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार किया गया और असम की जनता ने अपने इस बेटे को ऐसे विदा किया जैसे कोई परिवार अपने सबसे प्रिय सदस्य को अलविदा कहता है। जुबीन गर्ग की बहन ने उनकी चिता को अग्नि दी और इन तस्वीरों को देखकर आज पूरा असम, पूरा नॉर्थ ईस्ट और भारत में जहां जहां भी लोगों ने इसे देखा, लोग रो पड़े।
Start the Hargo Garbon Korise. इतना लीजेंडरी आदमी था वो, हम बता नहीं सकते। असम का लोग को वो रुला के चला गया। आज की सबसे भावुक तस्वीर उनके अंतिम संस्कार के समय की है, जब जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया उन्हें श्रद्धांजलि देते समय अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थीं। आज आपको उनकी ये तस्वीर भी देखनी चाहिए। असम के सोनापुर में जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान उनके मशहूर और प्रसिद्ध गाने बजाए गए। लोग लगातार उनके इन गानों को सुन रहे थे उन्हें विदाई देते समय। खास बात यह है कि अंतिम संस्कार के दौरान वहां मौजूद लोग जुबीन गर्ग का एक बहुत ही मशहूर गीत लगातार गाते रहे, गुनगुनाते रहे, और ये इस गीत के बोल हैं मायाबिनी रातीर बुकुट। हिंदी में इसका मतलब होता है रहस्यमयी रात में मैंने तुम्हारी तस्वीर को देखा। और इस गीत को जुबीन गर्ग अपनी आत्मा की आवाज मानते थे। आज से 6 वर्ष पहले 2019 में असम में ही एक कार्यक्रम के दौरान जुबीन गर्ग ने कहा था कि ये गीत उनकी भावनाओं का प्रतीक है और किसी कल्पना के जैसा है, और उनके जाने के बाद यही गीत सुनाया जाए। और आज जुबीन गर्ग के फैंस ने उनकी ये इच्छा पूरी कर दी। ये अलग बात है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये दिन, ये समय इतना जल्दी आ जाएगा। अंतिम संस्कार के समय वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे और उनके होठों पर जुबीन गर्ग का ये पसंदीदा गीत था। जुबीन गर्ग की लोकप्रियता इन तस्वीरों को देखकर आज आप समझिए, ये उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीर है, जिसमें सड़क पर हर तरफ हजारों लोग दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ लोग ही लोग हैं। उनका निधन सिंगापुर में हुआ था और 21 सितंबर को उनके पार्थिव शरीर को गुवाहाटी लाया गया, और गुवाहाटी एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में हजारों लाखों लोग अब तक उन्हें श्रद्धांजलि देते रहे, दे चुके हैं। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे। जुबीन गर्ग की ये लोकप्रियता आज इन तस्वीरों से आपको पता चलेगी। जुबीन गर्ग जानवरों से बहुत प्यार करते थे। उनके पास 4 डॉग्स थे और इन चारों डॉग्स ने जुबीन को आखिरी विदाई दी। आपने अक्सर सुना होगा कि कुत्ते इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, और इन तस्वीरों में भी आपको यही दोस्ती दिखाई देगी। वो अक्सर आवारा जानवरों को खाना खिलाते थे और उन्हें जानवरों का सच्चा दोस्त लोग कहते थे। और आज देखिए, जानवरों से उनकी जो दोस्ती है वो आपको यहां भी इन तस्वीरों में भी नजर आएगी। कहते हैं कि जिस पल, जिस दिन आप पैदा होते हैं, मृत्यु की तरफ आपका सफ़र उसी दिन से शुरू हो जाता है। वो सफ़र कितने दिन तक चलेगा, कितना लंबा होगा, ये कोई नहीं जानता। वो सफ़र छोटा भी हो सकता है, वो सफ़र लंबा भी हो सकता है। और आज बार बार दिल ये सवाल करता है कि जो जन्म और मृत्यु का जो सिलसिला है, ये क्या है, इसकी गुत्थी क्या है। आज जिस स्थान पर जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार हुआ, अब वहीं पर उनकी याद में एक स्मारक बनाया जाएगा। और एक और तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। आज से 12 साल पहले एक कार्यक्रम से लौटते समय जुबीन गर्ग
ठीक इसी जगह पर एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठे थे। और जब वो बैठे थे यहाँ पर, ऐसा लगता है कि उस समय भी यहाँ पर एक कब्र है, और तब उनकी ये तस्वीर ली गई थी। और वही तस्वीर आज आप देख रहे हैं 12 साल पहले इसी स्थान पर, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। और बाद में ये तस्वीर असम की ही एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और ठीक 12 साल के बाद आज जुबीन गर्ग एक बार फिर इसी जगह पर वापस आए हैं। लेकिन आज उनकी सांसें नहीं चल रही, और इस बार वो हमेशा के लिए इसी जगह पर, इसी स्थान पर रहेंगे जहां 12 साल पहले थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए आए थे। 52 वर्ष के जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान पानी में डूबने की वजह से हुआ था। और उस समय का ये जो वीडियो है, उस समय जो लोग उनके साथ थे, उन्होंने ये वीडियो शूट किया था, क्योंकि स्कूबा डाइविंग हो रही थी, जुबीन पानी में कूद रहे थे और उनके साथी वीडियो बना रहे थे। और आप देखिए, ये उसी समय का वीडियो है। ये उनका आखिरी समय है जब वो पानी में कूदे थे। सिंगापुर में उनके साथ जो दोस्त थे वो ये वीडियो बना रहे थे, और अचानक से अगर आप देखें तो पानी में तैरते तैरते अचानक से शिथिल हो गए। और जब लोगों को ये लगा, आसपास के लोगों को, कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, उसके बाद लोग उनके पास पहुंचे और फिर उन्होंने देखा कि अब जुबीन नहीं रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी मौत का असली कारण जानने के लिए उनका दूसरा पोस्टमार्टम भी किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इससे पहले सिंगापुर में उनका पहला पोस्टमार्टम हुआ था, जिसमें उनकी मौत की वजह पानी में डूबना बताया गया था। लेकिन तब भी बहुत सारे लोग इस पर भी सवाल उठा रहे थे कि शायद उनकी मौत की वजह कुछ और भी हो सकती है। इसलिए अब असम में उनका एक बार और पोस्टमार्टम किया गया है। असम में जुबीन गर्ग के निधन पर 4 दिनों का राजकीय शोक रखा गया है। और आप उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके निधन की खबर आने के बाद से असम 3 दिन तक बंद रहा। किसी ने बंद रखने के लिए, बाजारों को बंद करने के लिए, काम बंद करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला था, ना ही किसी बंद का कोई ऐलान किया था। लेकिन जुबीन गर्ग के चाहने वाले जो थे, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से ये बंद रखा। जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए थे। वो सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं थे, वो एक अभिनेता थे, संगीतकार थे, सबसे बढ़कर एक सामाजिक योद्धा थे, एक कलाकार थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने असम की संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा आवाज उठाई, पर्यावरण के लिए हमेशा लड़े और युवाओं को प्रेरित भी करते रहे। वो राष्ट्रभक्ति के गीत गाते थे जो आपके दिल को छू जाते थे। जुबीन गर्ग ने असम की लोक धुनों को आधुनिक संगीत के साथ मिलाकर अपना एक अलग स्टाइल दिया, एक अलग शैली दी, और आज के युवाओं के बीच उस संगीत को बहुत लोकप्रिय बना दिया। उनके कार्यक्रम वहां के युवाओं के लिए एक ऐसा मंच बन जाते थे जहां पर जाति और भाषा की दीवार मिट जाती थी। जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो खुद एक क्रांति थे। पिछले 33 वर्षों में उन्होंने भारत की 40 भाषाओं में 32,000 से ज्यादा गीत गाए, जिसमें असम और नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं सहित हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और यहां तक कि नेपाल की भाषाओं में भी गानों को उन्होंने अपनी आवाज दी। उनका संगीत किसी एक भाषा तक सीमित नहीं था, किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं था, किसी एक राज्य तक सीमित नहीं था, पूरे भारत के थे। वर्ष 1992 में सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में उनका पहला एल्बम रिलीज हो गया था। उसका नाम था अनामिका। वो नॉर्थ ईस्ट के उन कलाकारों में से एक थे जिन्हें पूरे देश में लोकप्रियता मिली। इसके बाद जैसा कि हर कलाकार सपना देखता है कि एक दिन वो फिल्मों में गाना गाए, प्लेबैक सिंगर बने, बॉलीवुड में आए, उन्हें भी ये मौका मिला। और जब वो बॉलीवुड में आए तो उनका एक सुपरहिट गाना भी आया, या अली। आपको याद होगा, ये बहुत सुपरहिट गाना है, लोग आज भी या अली को सुनते हैं। और इसके लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार भी मिला था। और अपनी आवाज से उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि लोगों के दिल जीते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो प्यार चाहते हैं। जुबीन भी बिल्कुल वैसे ही थे। उन्हें पैसे में दिलचस्पी नहीं थी, प्यार जानते थे,
प्यार की भाषा समझते थे। शुरुआती सफलता के बावजूद जुबीन गर्ग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर वापस असम आ गए। हमारे देश के ज्यादातर कलाकार, एक्टर, गायक वो सब मुंबई में रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बॉलीवुड में काम करना है। लेकिन जुबीन को मुंबई पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, मुंबई तो बहुत भाग दौड़ वाला शहर है, वहां लोगों में अहंकार दिखाई देता है, मैं ऐसे शहर में ऐसे लोगों के बीच नहीं रह सकता। जुबीन कहते थे वो जमीन से जुड़े एक साधारण से इंसान हैं, इसलिए वो अपनी माटी यानी असम में अपने लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। वो एक सुपरस्टार थे लेकिन दिल से एक साधारण से व्यक्ति थे और इसीलिए वो बॉलीवुड छोड़कर वापस अपनी मिट्टी की तरफ आ गए। जो लोग ये मानते हैं आज भी कि स्टारडम के लिए, बड़ा स्टार बनने के लिए बॉलीवुड में काम करना जरूरी है, मुंबई में रहना जरूरी है, मुंबई की पार्टियों को अटेंड करना जरूरी है, पेज 3 पर छपना जरूरी है, आज इन तस्वीरों ने ऐसे तमाम लोगों को झुठला दिया है जो समझते हैं कि सफलता के लिए मुंबई में रहना जरूरी है और सफलता के लिए बॉलीवुड ही एकमात्र रास्ता है। आप भी सोचते होंगे कि जुबीन को इतना प्यार कैसे मिल रहा है, तो अब आपको बताते हैं कि जुबीन गर्ग को असम के लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने अपना घर कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया था। कितने ऐसे लोग होंगे जो कोविड के दौरान जिन्होंने ये कहा होगा कि आप मेरे घर में कोविड सेंटर बना लीजिए। असम के एक उग्रवादी संगठन उल्फा ने उन्हें हिंदी में गीत गाने से मना किया था और कहा था कि अगर हिंदी में गाया तो जान से मार देंगे, लेकिन धमकी के बावजूद वो गाते रहे। सोचिए आज कितने ऐसे कलाकार होंगे जो इतने खतरनाक उग्रवादी संगठन की धमकी के बावजूद ये हिम्मत दिखा सकते हैं। जुबीन गर्ग की अपनी कोई संतान नहीं थी और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने समाज की सेवा करने के लिए अपने बच्चे पैदा नहीं किए। वो समझते थे कि मैं अपने बच्चे नहीं पैदा करूंगा बल्कि समाज के बच्चों को गोद लूंगा, उनकी मदद करूंगा, और उन्होंने 15 बच्चों को गोद लिया, उनकी देखभाल की, उन्हें परिवार जैसा प्यार दिया और उनके सपनों को उसी तरह से पूरा किया जैसे कोई पिता अपने बच्चों के लिए करता है। समाज के बच्चों के लिए वो हमेशा काम करते थे, उनकी मदद करते थे। समाज में जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की जरूरत होती थी वो मदद के लिए सामने आते थे। जुबीन गर्ग ने कई आंदोलनों में हिस्सा लेकर युवाओं को प्रेरित किया और जुबीन गर्ग से आज आप 4 बातें सीख सकते हैं। पहला, समर्पण। जुबीन ने संगीत को अपना जीवन बना लिया। वो कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, संगीत उनका जीवन था। लगातार अपने आप को बेहतर करते चले गए और एक कलाकार के तौर पर संगीत के सामने उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया। दूसरा, अपने राज्य, अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपने लोगों के लिए उनके मन में बहुत प्यार था और सदैव उन्होंने उनके लिए काम किया। तीसरा, उनकी सादगी। इतना बड़ा स्टार बनकर भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। और चौथा, उनकी हिम्मत। कलाकार की जिम्मेदारी सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि लोगों के हक की आवाज उठाना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आप सीख सकते हैं वो ये कि हमारा जीवन कितना अनिश्चित है। आप देखिए, जब भी आप इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे। ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इसे लेकर हर व्यक्ति के मन में सवाल आते हैं जब हम इस प्रकार की तस्वीरें देखते हैं। सिर्फ 52 वर्ष के थे वो और 52 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले गए। यानी हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। घमंड किस चीज का करना है? आप कितनी आसानी से अगले दिन की प्लानिंग कर लेते हैं, अगले हफ्ते की प्लानिंग करते हैं, अगले महीने की प्लानिंग करते हैं। आप कितनी आसानी से कह देते हैं कि कल मैं यहां इस व्यक्ति से मिलने वाला हूं, कल मैं यहां जाऊंगा। कितना भरोसा है हमें कल पर, कितना भरोसा रहता है हमें कि हम कल की सुबह देखेंगे, हम कल जो हमने सोचा है हम कर लेंगे। कितना भरोसा इंसान को रहता है, आपको भी रहता होगा। लेकिन यह भरोसा किसी भी दिन टूट सकता है, यह जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम कीजिए, जैसा जुबीन ने किया। जुबीन गर्ग को इतना प्यार मिला कि उनकी अंतिम यात्रा की तुलना आज अमेरिका के मशहूर गायक और कलाकार और डांसर माइकल जैक्सन और ब्रिटेन की प्रिंसेस डायना की अंतिम यात्रा में उमड़े लोगों से की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि जैसी अंतिम यात्रा उनकी हुई थी, आज जुबीन की अंतिम यात्रा की तुलना उससे की जा रही है।
जुबीन ने पहले अपने संगीत से और आज अपनी इस विदाई से उत्तर पूर्व को और भारत के लोगों को एक साथ जोड़ दिया। आज लाखों लोग शोक व्यक्त करने के लिए आए हैं। वो सिर्फ जुबीन गर्ग के निधन का शोक नहीं मना रहे, ये उस युग के खत्म होने का दुख उनके मन में है जो जुबीन गर्ग के साथ ही आज समाप्त हो गया, एक युग समाप्त हो गया। इसलिए आज हम आप सभी के साथ जुबीन को श्रद्धांजलि देते हैं और जुबीन को सलाम करते हैं, जुबीन को थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने अपने लोगों के लिए इतना काम किया सिर्फ 52 वर्ष की उम्र में। अब लौटते हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था पर और आपको बताते हैं कि जो जीएसटी के दाम कम किए गए हैं, जो दर कम की गई है, उससे हमारे देश में पहले दिन ही क्या फर्क पड़ा। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले लोगों के चेहरे आज बिल्कुल उतरे हुए हैं। बाजारों में ऐसी रौनक आ गई है भारत में कि वो लोग जो भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, उनके चेहरे की रौनक समाप्त हो गई है। 22 सितंबर से जीएसटी की घटी हुई दरें लागू हो गई और एक ही दिन में 50,000 से ज्यादा गाड़ियां हमारे देश में बिक गई। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जीएसटी की दरें घटने के बाद कारों की बिक्री, उनकी बुकिंग और कारों के बारे में पूछताछ के नए रिकॉर्ड बन गए एक ही दिन में। जैसे ही जीएसटी के रेट कम हुए, बाजार में खरीदारी की रौनक बढ़ गई और डेड इकोनॉमी बताने वाले लोग दुखी हो गए। 22 सितंबर को ही देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने 25,000 कारें बेच दी एक ही दिन में। मारुति सुजुकी का कहना है कि पिछले 35 वर्षों में पहली बार एक दिन में उन्होंने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। 22 सितंबर को ही टाटा मोटर्स ने 10,000 गाड़ियां बेच दी। hyundai ने 11,000 गाड़ियां बेच दी। hyundai ने तो रिकॉर्ड बनाया है 5 वर्षों में पहली बार एक दिन में इतनी गाड़ियां बेचकर। कार कंपनियों के पास पूछताछ के लिए भी अब भारी संख्या में फोन आ रहे हैं। मारुति सुजुकी के अलग अलग शोरूम्स और डीलर्स के पास एक ही दिन में 80,000 लोगों ने फोन किए, पूछताछ की कि हम नई गाड़ी कब और कैसे खरीद सकते हैं। टाटा मोटर्स के पास 25,000 इंक्वायरीज आई एक दिन में। लोग फोन करके ये जानना चाहते हैं कि जीएसटी घटने का कितना फायदा हो रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है और किस कार पर कितनी छूट है। जीएसटी घटने की वजह से कुछ गाड़ियों की कीमत 2021 से भी अब कम हो गई है। कभी आपने ऐसा सोचा था कि जैसे हम अपने शरीर के बारे में कहते हैं कि रिवर्स एजिंग होने लगे, आपकी उम्र कम होने लगे, वैसा ही है कि महंगाई लोग कहते थे कि बढ़ रही है और आज आपको यही कार 2021 के दाम पर मिल रही है। उदाहरण के लिए ये जो गाड़ी है MG एस्टर, इसकी कीमत 2021 में 9,75,000 थी और आज इसकी कीमत 9,65,000 है, 2021 से भी कम। इसी तरह मारुति की बलिनो गाड़ी की कीमत 2021 में 6,03,000 थी, आज इसकी कीमत 5,99,000 है। 4 साल में आपकी आमदनी तो बढ़ी, लेकिन पहली बार गाड़ियों की कीमत कम हो गई। जीएसटी घटने के पहले दिन का रिपोर्ट कार्ड यह बता रहा है कि आज हमारे देश में लाखों लोग जो अब तक गाड़ियां खरीद नहीं पा रहे थे, सिर्फ गाड़ी खरीदने का सपना देखते थे, आज उनकी जेब में नई गाड़ी की चाबी है। जीएसटी घटने से अब देश के लाखों लोगों का कार और बाइक खरीदने का सपना पूरा होगा। आज ऑटो सेक्टर में करीब 3 करोड़ लोग काम करते हैं और अगर ऑटो सेक्टर में मांग बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार के मौके भी आगे और बनेंगे। आज कार और बाइक खरीदने वाले लोग जीएसटी छूट की वजह से बहुत खुश हैं, लेकिन जिनके पास सोना और चांदी है उनके लिए भी आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे देश में सोने ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,18,900 रुपये हो गई है। इस साल 1 जनवरी को सोने की कीमत 78,000 रुपये थी, यानी पिछले 8 महीनों में सोना 40,900 रुपये महंगा हो गया है। देखिए सोने की कीमत कहां से कहां चली गई। इसी तरह चांदी की कीमत भी नया रिकॉर्ड बना रही है। आज 1 किलो चांदी की कीमत 1,49,000 रुपये है और इस साल की शुरुआत में 1 किलो चांदी की कीमत 90,500 रुपये थी। पिछले 8 महीने में चांदी 58,000 रुपये महंगी हो गई है। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। दिनकर सिर्फ कवि नहीं थे, वो हमारे समाज की चेतना थे। उनकी कविता में वीरता भी थी, विद्रोह भी था और करुणा भी थी।
हम उनसे आज कई बातें सीख सकते हैं। पहला, साहस की सीख। उन्होंने दिखाया कि अन्याय के सामने चुप रहना कायरता है और उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां आज भी हमें याद दिलाती हैं यही बात। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। दूसरी बात, देशभक्ति की सीख उन्होंने हमें दी। दिनकर जी की कविताओं में भारत माता के लिए प्रेम और त्याग की भावना हमेशा दिखाई देती है और उनकी कविता है समर शेष। समर शेष है, जिसमें उन्होंने लिखा, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। यानी अन्याय, अत्याचार या संकट के समय चुप रहना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना गलत काम करना। तीसरा, शब्द की शक्ति क्या होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि शब्द बंदूक से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में क्रांति जगा देती हैं। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, शब्दों में तेज हो तो नर की तलवार बन जाते हैं। यानी जब शब्दों में दृढ़ता और सच्चाई होती है तो वो मनुष्य के हाथ में तलवार की तरह काम करते हैं। और चौथी बात, संस्कृति और आधुनिकता का एक संगम। दिनकर ने परंपरा और आधुनिकता दोनों को एक साथ लेकर चलने की राह दिखाई और यही संतुलन भारत की असली पहचान है। उन्होंने जो किताबें लिखी, उन्होंने जो कविताएं लिखी, वो सिर्फ बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज की अलमारियों में बंद होकर नहीं रह गई। वो जनता के लिए लिखते थे, जनता के दिल के लिए लिखते थे। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र जैसी कालजयी रचनाओं के लिए बहुत लोकप्रिय हैं और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र क्रांति में योगदान के कारण उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। उनकी कविताओं में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युवाओं में जोश भरने का उन्होंने काम किया और आज़ादी के बाद भी वो राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक बने रहे। उनकी रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि कलम अगर सच्चाई और न्याय के लिए उठे तो वो किसी तलवार से कम नहीं। आज उनके जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर हम यही संकल्प ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं कि हम भी अपने शब्दों, अपने काम और अपने जीवन से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते रहेंगे। अब जल्दी से आपको आखिर में एक ऐसी खबर बताते हैं जिस पर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल है। अफगानिस्तान में काबुल से एक 13 साल का बच्चा हवाई जहाज के लैंडिंग गियर यानी हवाई जहाज के पहिए वाली जगह में छुपकर दिल्ली पहुंच गया। काबुल से दिल्ली तक का यह सफर 90 मिनट का होता है, जिसमें इस बच्चे का जिंदा बचना किसी चमत्कार के जैसा है। इस उड़ान में इस बच्चे ने 3 बार मौत को मात दी है। पहला, ज्यादातर विमान लगभग 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और इतनी ऊंचाई पर लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट का तापमान लगभग -50 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है। जमा देने वाली इस ठंड के कारण शरीर का तापमान कम हो जाता है और जिंदा बचना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर होती है। शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने से आपका हार्ट और ब्रेन काम करना बंद कर देता है, मौत निश्चित होती है। और तीसरा, उस बच्चे पर एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर से कुचले जाने का खतरा भी लगातार बना हुआ था, लेकिन 90 मिनट की इस फ्लाइट में उसने हर खतरे को पार कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर सुरक्षा एजेंसियों ने इस बच्चे को देखा और फिर इसको पकड़ा, पूछताछ की तो पता चला कि वो गलती से काबुल से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में छिपकर बैठ गया। 13 साल का यह बच्चा अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है और यह असल में ईरान जाना चाहता था। पूछताछ के बाद अब इसे वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया है। लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में यात्रा करने वालों में लगभग 77% लोगों की मौत हो जाती है। ये ऐसी जगह है जहां लोग अक्सर छिपकर ही जाते हैं। वर्ष 1947 से 2021 के बीच 132 लोगों ने किसी भी प्लेन में इस प्रकार छिपकर यात्रा करने की कोशिश की। इसमें से सिर्फ 29 लोगों की जान बची, यानी हर 4 में से 1 व्यक्ति ही जिंदा बचता है। तो आज के लिए डी कोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और खबर छुपाई जाती है और अफवाह उड़ाई जाती है। ये वो जमाना है जहां कहानी कुछ और होती है और सुनाई कुछ और जाती है। नमस्कार।